तो बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी आपका हमारे शो पे। कैसे हैं आप? बिहार और देश की स्थिति अच्छी नहीं है तो कैसे रहना चाहिए। जितने वादे हमारे देश के पीएम ने किए उस वादे को दोबारा रिपीट नहीं किया गया कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। अब तमाम लोगों के बीच में जाते हैं, पैसे बांटते हैं। भैया आप कुछ मत देखिए, गडकरी जी का स्पीच सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पप्पू यादव की देन कोसी सीमांचल में क्या है। कुछ और मत सुनिए। गवर्नमेंट को आती है 3 बार से है, इस सब इशू पर मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है डुबकी लगाना। हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद, तलाक, धरती के नीचे भगवान, ऊपर भगवान, बगल में भगवान, इधर भगवान, खोदो भगवान। बिहार में जो इतने समय से लगातार डेवलपमेंट की बातें की जा रही हैं, उसे आप लोग क्यों नहीं बेहतर करा पाए? तो बिहार में आप कह रहे हैं कि मतलब गोली बंदूक की सरकार है। कांग्रेस में आप हैं भी, कांग्रेस के लोग भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप जबरदस्ती कांग्रेस में क्या कर? पप्पू यादव को भी इस देश में एक्सेस की जरूरत है। ऊंट बैठी हो जाएगा तो गधा से ऊंचे न होगा। बड़ी बात कह रहे हैं। हमारा लक्ष्य घोड़े की तरह, मुंह पर जाबी, आंख पर पट्टी है। एक लक्ष्य, गरीब आम आदमी, उसकी खुशियां और उसको मुस्कुराने का अवसर। हम कहीं डुबकी तुबकी लगाने नहीं जाते। तो हम तो सिर्फ 2 व्यक्ति को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी। लालू यादव जी को विपक्ष का नेता बनाने में मेरी भूमिका, नीतीश कुमार जी की भी सरकार बनाने में पप्पू यादव की ही भूमिका थी। लेकिन वो कभी नहीं चाहते थे कि आप एक नेता के रूप में उभरे। उनका था कि आप अपने मन से चुदुर बुदुर मत करिए, आप सरकार का दायित्व, आप ज्यादा उछल कूद मत कर। किस तरह के मतलब नेता रहे हैं? राहुल गांधी ने तो अपने पिता के हत्यारे को माफ कर दिया, जेल से निकाल दिया। कि सत्ता का चरित्र ही दोगला चरित्र होता है। नीतीश कुमार को कितने बार गरियाया, कितने बार लात मारा, और अब फाइनल नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। कितनी भूमिका निभा जाएंगे प्रशांत किशोर इस बार के चुनाव में? इसका नाम लो, उसका कोई मीनिंग है, कोई आदमी है, ब्लैकमेलर है। तो अमित शाह जी रहते धरती पर कोई सेकंड मैन हो सकता है? वो अपने आप में चाणक्य है। चुनाव के वो मास्टरपीस हैं भाई आज के डेट में इस देश। सत्ता पे यदि किसी को सीखना है तो अमित शाह से सीखे। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे एनएमएफ न्यूज़ पर देख रहे हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में और उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं 2 शब्द उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि बिहार में जब पहली बार वो 90 के दशक में सांसद बन के आए, तो बिहार में पूर्णिया पहला ऐसा जिला था जहाँ पे 24 घंटे बिजली आई करती थी। उसके बाद वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र है, वहाँ पे मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तमाम कोशिशें पप्पू यादव ने किया। आज हमारे पॉडकास्ट में वो हैं और उनसे कई सारे सवाल पूछने हैं, तमाम पुराने से लेकर के आज जब ये सांसद दोबारा चुन के आए हैं और दूसरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, इन सब के बारे में भी। तो बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी आपका हमारे शो पे। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। कैसे हैं आप? बिहार और देश की स्थिति अच्छी नहीं है तो कैसे रहना चाहिए। आम लोगों की चिंता रहती है, गरीबों की चिंता रहती है। देश का रेस्पेक्ट दुनिया में कमजोर होता जा रहा है, उसकी चिंता रहती है। देश को एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, इसकी चिंता रहती है। देश की इकोनॉमी खत्म हो रही है, उसकी चिंता रहती है। फार्मर्स की स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी चिंता रहती है। नौकरी लगभग खत्म हो गया, उसकी चिंता रहती है। युवाओं को लेकर के गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। तो खाली चिंता करने से कुछ होगा या रोड मैप भी है आप लोगों के पास? हम लोग में नहीं है, किनके पास क्या है नहीं है। हम तो रोड मैप वाला काम करते ही रहते हैं 24 घंटा। लोगों की जिंदगी में खुशियां, उसके आपने खुद ही कहा कि जब हम पहली बार एमएलए बने थे, 91 में एमपी का चुनाव लड़े थे, 90 में सिंहेश्वर से एमएलए बने थे, तो सबसे ज्यादा हमला भ्रष्टाचार पे था। सबसे ज्यादा हमला आम आदमी की आजादी से जुड़ा हुआ था कि ब्लॉक में कुर्सी है कि नहीं, ब्लॉक में आम आदमी को सुनी जाती है कि नहीं, कलेक्टर, डीएम, एसपी का, बीडीओ का, सीओ का, डीएम का आम आदमी के साथ क्या है, क्या पैसे पर ही काम होंगे, मोटेशन जमाबंदी का क्या होगा, थाना बिना पैसे का
केस एफआईआर लेंगे कि नहीं लेंगे, लोगों को बिजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डॉक्टर जिस तरीके से लगातार सबसे ज्यादा बोझ इस कंट्री पे आम आदमी में एक परिवार में है तो 3 आदमी बीमार रहता है। तो मेरी चिंता भ्रष्टाचार के बाद बिजली, हेल्थ और एजुकेशन से था। गांव में पानी से था, पानी कहाँ से आएगी, जो चीजें मेरी फोकस थी। तो हम तो करते ही रहे शुरू से। आप उठा करके देखिएगा, हमारी कोई सरकार नहीं रही। सदन में यदि आप कोई चर्चा आप सुनिएगा कभी भी कोई विषय, तो वह विषय आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय होगा। अभी भी मैंने जो बात कही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अभिभाषण पे, तो आप उठा करके आप देखिए, मैंने बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, फिर जब बातचीत हुई तो मैंने कहा कि जितने वादे हमारे देश के पीएम ने किए उस वादे को दोबारा रिपीट नहीं किया गया कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। नोटबंदी इनकी एक मेगा शो थी, रात के 12 बजे, बाप रे बाप कौन सी क्रांति हो गई। तो उसके बाद तो उस पर आज तक चर्चा हुई नहीं। जब हम आए थे तब हम बात करते थे नोटबंदी के पहले 15 लाख रुपया का, हम बात करते थे जाली नोट, काला धन हम लेके आएंगे। जीएसटी में आपने हर घर से हर टैक्स का पैसा आप जीएसटी से निकाल रहे हैं। पेंसिल, कलम, नमक, तेल, तेजपत्ता, धनिया, चाय पत्ती, कपड़ा, चप्पल, 400 रुपया। तो आप कह रहे हैं, हम तो पप्पू यादव के पास तो रोड मैप है कि सदन में, सदन के बाहर। फिर एक अवार्ड पप्पू यादव को 10 तारीख को मिल रहा है। तो हम तो सदन और सदन के बाहर जब भी कोई ऐसी सरकमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियां आई तो एक आवाज बने। हम सेवक की तरह काम भी किए, आवाज भी बने, लड़े भी, रोड पर भी लड़े। नियोजित हो, चाहे संविदा हो, चाहे युवा से जुड़ा हुआ जो मुद्दा हो, एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा हो, हेल्थ से जुड़ा हुआ जो मुद्दा हो, या आम आदमी कहीं भी परेशान हुए, या पटना का बाढ़ हो या कोरोना हो, तो रोड मैप तो है मेरे पास। तो इंडिविजुअल स्तर पर आप उठा करके देख लीजिए मेरे पास क्या क्या रोड मैप है। मैं डेली क्या बात करता हूँ, प्रॉब्लम मैं बात करता हूँ मक्का को, मैं बात करता हूँ प्रॉब्लम ये है को, मक्का को, मैं बात करता हूँ बाढ़ को, मैं बात करता हूँ हाई डैम को। पप्पू जी, आप ये सारी जो चीजें गिना रहे हैं ना, सही बात है। आप तमाम लोगों के बीच में जाते हैं, पैसे बांटते हैं, खाना बांटते हैं, राशन बांटते हैं, हेल्थ सुविधाएं भी दिलवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इतनी बार सांसद रहे, मधेपुरा से रहे, पूर्णिया से हैं आपने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ अब तक ऐसा पुख्ता नहीं किया, एक आदर्श ग्राम तक नहीं बना है जिसको दिखा के आप विश्व पटल पर वही अपने आप को ये कहें कि मैं आपसे पूछूंगा, आदर्श ग्राम तो प्रधानमंत्री का था ना भाई। प्रधानमंत्री ने आदर्श ग्राम लाया था, तो बनाना तो उनको, हमारी तो दायित्व थी कि हमको गांव देना है। और हमारे यहाँ तो हम जब बने तो हमारे यहाँ मधेपुरा में तो एक सबसे बड़ी फैक्ट्री हम बना दिए। गडकरी जी ने जाके मधेपुरा के शो में कहा कि जितना एनएच दे रहा हूं पप्पू यादव के कारण दे रहा हूं। तो गूगल पर है, आप वीडियो भेज देते हैं, आपको सुन लीजिए। ये जितना एनएच है जो मेरे इलाके से जा रहा, या आज जो एयरपोर्ट बन रहा है पूर्णिया, या मक्का मखान, या जितनी ट्रेनें हम ले गए मधेपुरा, सुपौल, वैशाली, जनहित, गरीब, या जो भी चीज है सब मैंने उद्घाटन किया। तो एक एमपी का जो दायित्व है इस देश के डेमोक्रेसी, देश की संवैधानिक व्यवस्था पर भी बोलना है, अपने क्षेत्र के लिए भी लड़ना है, अपने क्षेत्र के लिए पेन भी लेना है। आप उठा करके देखिए, मैडम सुपौल में बनी गलगलिया अररिया रेलवे को देखिए, फिर आप पुल को देखिए, कोसी पर जो पुल बना वो उसी समय का सेंसन है। और आप भैया आप कुछ मत देखिए, गडकरी जी का स्पीच सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पप्पू यादव की देन कोसी सीमांचल में क्या है। कुछ और मत सुनिए। और मैं जब पूर्णिया में एमपी नहीं था तो सारी स्कीम रुक गई, कभी एयरपोर्ट पे चर्चा नहीं हुआ, कभी कुर्सेला से लेकर के बिहारीगंज और भीमनगर रेलवे की बात नहीं हुई, कभी नौगछिया से मधेपुरा होते हुए रेलवे की बात नहीं हुई। अब सर्वे शुरू हो गया,
अभी मक्का को देखिए, अभी इंटरनेशनल बस अड्डा को देखिए, तो मेरे पास तो सारा जवाब है, मेरे पास सब कुछ है। एक सांसद को जो करना चाहिए, जो दायित्व और जो जिम्मेदारी है, एक तरफ देश के गरीबों की सेवा, हर जो परेशान और परिस्थितियों से जो दुखी और संकट में है उसकी मदद, और उसके बाद बिहार का विशेष राज्य हो, विशेष पैकेज हो, बाढ़ का मुद्दा हो, कोई भी ऐसी घटना, बड़ी छोटी घटना, बाढ़ से जुड़ा हुआ घटना, तो अकेला पप्पू यादव। ठीक है। जिन किसानों की आप बात कर रहे हैं, मक्का किसानों की खासकर, बिहार में तो अब एपीएमसी मंडियां हैं नहीं। इस स्थिति में क्या आप ये मानते हैं कि उन्हें उनके जो उपज का जो रेट है, एमएसपी है, वो प्रॉपर मिल पा रहा है? देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा क्या है, 92-93% जो मखान है वो दुनिया में बिहार से जाता है, कोसी सीमांचल से जाता है, मिथिलांचल से जाता है। सबसे ज्यादा पूर्णिया, कटिहार, इस इलाके से, दरभंगा, मधुबनी, इस इलाके से जाता है। भैया, आप हमको बाजार नहीं दे रहे हो, उसको आप वहाँ मखान पर आधारित फैक्ट्री नहीं दोगे, मक्का पर आधारित फैक्ट्री नहीं दोगे। हम तो लगातार मक्का और मखान आधारित फैक्ट्री के लिए लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ किशनगंज में एक फल होता है ड्रैगन, और चाय पत्ती, दूसरा अनानस, ये तीनों खेती किशनगंज में लगभग बहुत ज्यादा होने लगा। अब आप किशनगंज पे आप अनानस की खेती पर ध्यान नहीं दोगे। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है, डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा मखान है, डेनमार्क से भी ज्यादा दुनिया में होता कोई नहीं। तब है दूध, मछली और मक्का, फूड प्रोसेसिंग। तो इस पर बिहार में काम ही नहीं होता है, लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई। और मेरे यहाँ चीनी मिल बंद हो गई, मेरे यहाँ गन्ना किसानों का क्या? क्योंकि बिहार में गन्ना तो लगभग बंद हो गया, आप उठा के देख लीजिए। और हर जगह का बंद हुआ है लगभग। जो सबसे मजबूत हमारे यहाँ फसल था, मधुबनी के 3-3 फैक्ट्रियां बंद हो गई, बनमनखी की चीनी मिल बंद हो गई, लगभग जूट मिल, हमारे यहाँ जूट सबसे ज्यादा होता था, और जूट को बढ़ावा भी मिलना चाहिए। यदि आप जूट और बांस को बढ़ावा नहीं दीजिएगा, तो हम तो चाहेंगे कि बांस और जूट को बढ़ावा सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए। तो इसका कारण क्या है और किसे? भैया मार्केटिंग रही नहीं हमारे बांस को। आप दुनिया के बांस को लाइएगा, बांस को यदि आप का सामान आप बाजार में नहीं दीजिएगा, प्लास्टिक जो दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है वर्ल्ड के लिए, उसको बंद करके आपके पास जूट और बांस के अलावा कुछ भी नहीं है। कारण क्या है इसका जी? कारण क्या है इसका? जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? भैया, गवर्नमेंट को आती है 3 बार से है, सब इशू पर मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है डुबकी लगाना, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद, तलाक, धरती के नीचे भगवान, ऊपर भगवान, बगल में भगवान, इधर भगवान, खोदो भगवान। सर्वस्व भगवान है लेकिन खोद रहे हैं। कभी वक्फ तो कभी कुछ, कभी एनआरसी तो कभी कुछ, बस नफरत, बस बरगलाते रहना है, बरगलाते रहना है। मुद्दों पर बात नहीं होनी इस कंट्री में। कभी हिंदू मुसलमान, कभी मंडल का मंडल, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, होना कुछ नहीं। इकोनॉमी की बात कोई नहीं करना। तो जब अच्छा, पब्लिक भी मुद्दों पर बात नहीं करती है। जाति का गठबंधन कर लो, अपराधी माफिया को, पैसे वाले को टिकट दो, वोट दे देगी। अच्छा आदमी को पब्लिक। बिहार में अगले साल मतलब इस साल चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली का अभी चुनाव संपन्न हुआ है। मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि बिहार में जो इतने समय से लगातार डेवलपमेंट्स की बातें की जा रही हैं, उसे आप लोग क्यों नहीं बेहतर करा पाए? खासकर एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम नहीं आता है। दुनिया में जब 3 बड़ा विश्वविद्यालय था एक्सपोर्ट के बाद, तो वो इंडिया में था। इंडिया में बिहार में था नालंदा और विक्रमशिला। हमारा फोकस एजुकेशन पर है ही नहीं, एजुकेशन ग्रोथ पर है ही नहीं, एजुकेशन के बजट पर है ही नहीं। तो उसे तो बेहतर कर दिया है ना, नालंदा विश्वविद्यालय को तो बेहतर कर दिया है। नहीं आता बेहतर क्या किया।
नए भवन बन रहे हैं भैया वही वहां बात पे अभी हॉकी का मैच हुआ है। मैं वही बात कह रहा हूं कि आप, सूरदास ने कहा घी डाल दलिया, तो कल के घर घरेले कहा। आप विक्रमशिला को देखिए, आप चाणक्य को देखिए, आप वहीं पर शून्य की शुरुआत हुई उसको देखिए, मगध का इतिहास देखिए, आप जितने हिस्टोरिकल इतिहास देखिएगा बिहार से है। भले हमारी क्रांति में और बहुत बड़ी लड़ाइयों में विचार रही है, हम लड़ नहीं पाए पंजाब और बंगाल के तरह, लेकिन बिहार की जो मजदूर है, बिहार के जो लोग हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। वो मरेंगे नहीं, आत्महत्या नहीं करेंगे। स्थिति बदतर है, जैसे विदर्भ में, बुंदेलखंड में, महाराष्ट्र में लोग तुरंत आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या का रेट उधर ज्यादा है, हमारे यहाँ आत्महत्या का रेट कम है। जबकि बटेदार से लेकर के आप बंधुआ मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, ये सब ज्यादा है। जमीन बहुत कम है, रोजगार भी नहीं है। और जब बिहार का बंटवारा हुआ तो हमारे यहाँ नेतरहाट नहीं है, आईआईटी नहीं है, हमारे यहाँ आईएम नहीं है, हम उसको बात नहीं कर पाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर हम बात नहीं करते हैं। हम पलायन सबसे ज्यादा दुनिया में बिहार से है, 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के लगभग हर साल पलायन करता है। पढ़ने के लिए भी हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, 80 लाख 1000 करोड़, और मेडिकल के लिए भी बाहर जाता है 40,000 के लगभग करोड़। जो मजदूरी करने या कमाने बाहर जाता है तो सारा पैसा तो बिहार का बाहर ही जा रहा है, आ तो रहा नहीं है। तो खाना भी जहां हम रह रहे हैं तो हम ही पैसा दे रहे हैं ना बाहर जाके, और हमें उस हाल में मिलता क्या है? गाली, 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से खाते हैं। तो यदि हम फैक्ट्री पर फोकस किए होते, और जब बंटवारा हुआ तो यदि हमको मिल गया होता विशेष पैकेज फैक्ट्री के निर्माण के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग थी, धान था, तो दलहन थी, तो आप इस बात को समझिए ना। हम जिन फैक्ट्रियों के बंद होने की आप बातें कर रहे हैं ना पप्पू जी, वो जिस दौरान आप सांसद हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, जिस पार्टी के एसोसिएशन में थे, उस दौरान भी बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हुई। बिल्कुल, हम तो इंडिपेंडेंट थे, और उसके बाद भी फैक्ट्रियां बंद होते आई हैं। और जब बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड जब था, देखिए झारखंड पर आज आप लोग नए पैकेजेस की बात कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। झारखंड पर भी इतने होने के बाद, लेकिन मैं ये भी समझना चाहता हूं सर कि नए पैकेजेस का अनाउंसमेंट करवाने का क्या फायदा? जो चीज आपके राज्य में पहले से भरपूर मात्रा में थी, उसे ही वहां के लोगों ने बेच खाया। मुझको तो समझ में नहीं आता, किसी ने बेच नहीं खाया, तो फिर गया कहाँ? हमारे पॉलिटिकल लोगों की इच्छा शक्ति खत्म हो गई, नीयत सही नहीं थी। आपको पता है 2020 के चुनाव में मैं मढ़ौरा गया हुआ था, सारण का एक इलाका है, और वहां पे मढ़ौरा शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी, वो बंद है। उसकी स्थिति क्या है पता है? भैया हम जब मैं 2019 के लोकसभा इलेक्शन वहां पे बहुत स्ट्रक्चर बाकी था, लेकिन आज स्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक दीवार खड़ी है। जब हम लाठी खाने के लिए गए थे वहां, पता नहीं आप कितने छोटे होंगे, 94 95, और मेरे एमएलए, मेरी पार्टी के एमएलए बने थे वहां, लाल बाबू, मेरे पार्टी। 2 सीटें जब आप लोगों ने जीती थी आपकी पार्टी। लाल बाबू मेरे ही पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। बाद में हम लोग, उन्होंने इंडिपेंडेंट उनको लड़ाए और वो जीते, एक बड़ी फैक्ट्री के कारण ही जीते। कोई भी आप उठा करके देखिए, इतने सीएम भी उस इलाके में मिले, दरोगा राय से लेकर के चाचा गफूर से लेकर के सहाय जी से लेकर के कितने लोग, लालू यादव, राबड़ी देवी, उस इलाके में सिवान, राजेंद्र बाबू, जेपी की भूमि, भिखारी ठाकुर, बड़ा इतिहास रहा। लेकिन अब वो इलाका कंप्लीट दबंग, राइफल, बंदूक, 47, 56 से फुर्सत ही नहीं होता है, और राजनीतिकरण हो गया। बड़ी बड़ी चीनी मिल ही को काहे आप ले रहे हैं, और भी जितनी फैक्ट्रियां थी लगभग बंद हो गई। अब मैं डालमिया नगर से शुरू करता हूँ। डालमिया नगर में सोनिया गांधी जी ने शिलान्यास किया कि यहाँ पर फिर से हम बनाएंगे। सरकार चली गई, कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, बड़ी लड़ाई थी हमारी। हम बंदूक फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री,
मुंगेर, हम सब फैक्ट्री पर आपको बात करते हैं। हम मुंगेर, औरंगाबाद की आप स्थिति देखिए। देखिए बिहार में सबसे ज्यादा जो हम डेवलप कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग और मछली और मखान के अलावे पर्यटन में हम सबसे ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बुद्धा सर्किट से लेके महावीर, गुरु नानक से लेके राजा कर्ण, सीता से लेके चाणक्य, सुन से लेके शिखर तक, हम यदि अपराध और माफियाओं को और पुलिसिया रोब को, आम आदमी को यदि हम वहां एक वर्ल्ड हेरिटेज हम नहीं देंगे। हमारे यहाँ एयरपोर्ट का ठो है, जो एयरपोर्ट है एनडीए कांग्रेस के समय के गया और पटना, मनमोहन सिंह जी ने जिसको अलॉट किया था एक ठो दरभंगा आया। और जगह आप देख लीजिए, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा तब ना, खाली लंबी लंबी बातें। तो बिहार में आप कह रहे हैं कि मतलब गोली बंदूक की सरकार है? नहीं नहीं नहीं, गोली बंदूक की सरकार है ये नहीं कह रहा हूँ, दबंगई है बहुत। मैं कह रहा हूँ कि बिहार की जो स्थिति है, यह स्थिति आप उठा करके देखिए कि लोगों में बाहर से आने का ट्रस्ट का अभाव है। एक दूसरा, कई ऐसे कारण हैं। आप खुद बोलिए ना कि हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा दुनिया का पलायन हमारे यहाँ से क्यों? एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे, हमारा परिवार बाहर क्यों जाते हैं? बेंगलोर, आंध्रा, तेलंगाना, कोटा, दिल्ली। हमारे पास माहौल नहीं है क्या? हम इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे, हम अच्छे टीचर नहीं दे पा रहे, हम क्वालिटी और क्वांटिटी पर हम काम नहीं करते हैं। हम दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं, वर्ल्ड आ सकता है। बौद्ध को मानने वाली कंट्री पूरी बिहार आएगी, सिख गुरु गोविंद को मानने वाली बिहार आएगी। यदि अयोध्या को हम केंद्र बिंदु बना सकते हैं तो सीतामढ़ी भी हमारा केंद्र बिंदु हो सकता है। यदि हम मथुरा को केंद्र बिंदु बना सकते हैं तो हमारे लिए अंगिका भी सबसे बड़ा केंद्र बिंदु हो सकता है। आप समझिए ना मेरी बात। यदि हम देवघर को या और जगह केंद्र बिंदु बना सकते हैं तो कुशेश्वर स्थान और सिंहेश्वर स्थान भी हमारा केंद्र बिंदु शिव का हो सकता है। मंडन मिश्र की धरती है, और भी है कई सारे संघर्ष, विश्वामित्र की धरती है। बक्सर को हम केंद्र बिंदु बना सकते हैं। हम पीर का है, हम शेरशाह सूरी की धरती जो दुनिया में हिस्टोरिकल है उसको हम केंद्र बिंदु बना सकते हैं। ठीक है। हम बाबू वीर कुंवर सिंह को, हमारे यहाँ दो धरोहर है, राष्ट्र कवि दिनकर और विद्यापति कवि और रेणु। इससे बड़ा साहित्यकार कहाँ है दुनिया में भाई? विद्यापति कवि, रेणु जी और राष्ट्र कवि से बड़ा साहित्यकार कहाँ है? भिखारू ठाकुर से बड़ा साहित्यकार कहाँ है? प्रथम राष्ट्रपति है। तो हम पर्यटन को बढ़ावा देते ही नहीं है। आप वाल्मीकि नगर जिन्होंने रामायण को लिखा, आप उसको आप प्राथमिकता ही नहीं दे रहे। क्यों वाल्मीकि नगर को आप प्राथमिकता नहीं देते हो भैया? क्यों स्तूप को प्राथमिकता नहीं देते हो भैया? आर्यभट्ट को प्राथमिकता क्यों नहीं देते हो आप? वैशाली को प्राथमिकता क्यों नहीं देते हो? आप जिधर उठा करके देखिएगा, सबसे ज्यादा डॉल्फिन दुनिया में बिहार में है और हम उसको सेविंग की बात ही नहीं करते। आप देखिए, लगता है कि देश से कटा हुआ हिस्सा है मेरा। आप इसको उठा करके देखिए ना भैया। इस बार चुनाव है तो फिर आप लोग क्या, किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं? क्या मुद्दे हैं हमारा? क्या भैया, प्लानिंग तो करना है कांग्रेस को। तो कांग्रेस में आप हैं भी? हम तो हैं कांग्रेस में, हैं कि नहीं है ये बात उनसे पूछेगा। हम तो अभी झारखंड के चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, तो उसको एज ए वर्कर हमने बहुत, राहुल गांधी जी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी स्थापित हो और मजबूती से सरकार बने,
गठबंधन की इस दायित्व का निर्वहन तो हम बहुत बाखूबी करते हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप जबरदस्ती कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? अभी दिल्ली में हमारी जिम्मेदारी दी गई, लगभग 53 विधानसभा में हम सभा किए। पूर्वांचल या अन्य जगहों के लोगों में ये क्यूरियोसिटी रहती थी कि जो मेरी बात सदन में करता है वो बेटे की तरह वो मेरे बीच है। तो हम गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे के बाद जो सबसे ज्यादा लोगों की क्यूरियोसिटी थी वो पप्पू से था। तो हम अपने दायित्व का निर्वहन कांग्रेस आइडियोलॉजी के लिए और इस देश की डेमोक्रेसी और संविधान बचाने के लिए हमने यहाँ भी काम किया। पप्पू जी, तो जब भी कोई बात होती है तो मुझे अब समझाइए। देखिए, बहुत आपने अपनी बातें कही, मैं समझा, मुझे समझाइए। मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि जब आप कांग्रेस में आपको वो स्पेस दिया ही नहीं जा रहा है तो आप वहां पे हैं तो किस तरीके से हैं? क्योंकि मैं अगर बिहार की बात करूं, बिहार में राहुल गांधी की रैली होती है, आप पूरे पटना को पोस्टरों से पाट देते हैं, लेकिन उस रैली में उस जगह पे आपका एक्सेस नहीं है। मुझको तो समझ में नहीं आता। हम अपने मन से चले गए कांग्रेस स्टेज पर प्रचार करने के लिए। पप्पू यादव को कांग्रेस ने भेजा तभी न गए। कांग्रेस एआईसीसी के द्वारा चिट्ठी आई तभी न गए। अखिलेश सिंह किससे कैसे रिश्ते हैं आपके? मेरे अच्छे, हमारे अध्यक्ष है, हमारे भाई है, रिश्ते कैसे खराब हो जाए? चर्चाएं तो ये हैं कि वो आपको बिहार की प्रॉपर राजनीति में नहीं आने दे रहे हैं। हालांकि वहां के नेता चाहते हैं कि भाई आप उसका नेतृत्व करें। क्या करते हैं आप? तो एक्सेस खोजने लगते हैं। पप्पू यादव को भी इस देश में एक्सेस की जरूरत है। ऊंट बैठियो जाएगा तो गधा से ऊंचे ना होगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, कहाँ पे निशाना लगा रहे हैं भैया? कहाँ पे निशाना लगा रहे? आपने अभी एक्सेस की बात की ना भाई जी। तो हम तो सिर्फ दो व्यक्ति को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और कांग्रेस की आइडियोलॉजी, विचारधारा सबसे बड़ी होती है, बहुत क्लियर है। मेरा व्यक्तिगत साफ है और एक्सेस के लिए हम कोई काम नहीं करते। ठीक है, हम तो करबट भी बदलेंगे तो एक्सेस है। हमारा लक्ष्य घोड़े की तरह है, मुंह पर जाबी, आंख पर पट्टी है। एक लक्ष्य, गरीब आम आदमी, उसकी खुशियां और उसको मुस्कुराने का अवसर, उसके लिए जीना माय लाइफ है। वो मेरे लिए गॉड है। हम कहीं डुबकी तुबकी लगाने नहीं जाते हैं। भगवान है, गॉड को प्रे करते हैं, गॉड के रास्ते चलते हैं, गॉड के बताए हुए विचार को अपने जीवन में लाते हैं और गॉड का काम करते हैं, हाथ जोड़ते नहीं है। इसलिए पोस्टर से हमारे नेता आ रहे थे तो बाहर में मेरा दायित्व था, नेता अपने, उनकी जो टीम है वो टीम उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है आज के डेट में संविधान बचाने वाला, आरक्षण और जाति जनगणना, उस पर वो जाते हैं। तो मेरी वहां दायित्व और मेरी जिम्मेदारी तो थी नहीं। हम तो पब्लिक के बीच बैठ के अपने नेता की बात हमको सुनना है। वहां है। कौन लोग निकले हैं वैसे ये संविधान बचाने के लिए? जी, संविधान बचाने के लिए कौन लोग निकले हैं, मैं समझना भैया? संविधान बचाने के लिए वो लोग निकले हैं जो संविधान आधारित इस देश के निर्माण में जिसकी बड़ी भूमिका है, जो जिसका विश्वास है भारतीय संविधान के बीच। 5 बार जो गोदी में, पीएम के गोदी में, 4 पीएम के गोदी में जिनका लालन पालन, जो एक बार कुर्सी छोड़ दिए, एक तरफ राजमहल, दूसरे तरफ शीश महल और तीसरे तरफ एक व्यक्ति 10,000 किलोमीटर पैदल और संघर्ष करके आम आदमी के झोपड़ी से निकलते हुए वह आम आदमी की बात, कभी जाति जनगणना, कभी आरक्षण, समय काल पात्र के अनुसार एक व्यक्ति जिसके भीतर पीएम का और कुर्सी का कोई लोभ ना हो, वो आम आदमी की खुशियों के लिए बात करता हो, तो वो निकले हैं राहुल गांधी जी। वही राहुल गांधी जी, इंडिया ब्लॉक के लोग, एक दूसरी आम आदमी पार्टी वाले जो लोग हैं उनके साथ एसोसिएशन में थे लोकसभा इलेक्शन में। एक बात समझ, तब आप लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, समझ में आया। लेकिन जब सर आया दिल्ली का चुनाव, आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों लोगों ने इंडिपेंडेंट 70 सीटों पे चुनाव लड़ा। सर एक सेकंड सर, सवाल कंप्लीट होने दीजिए।
और फिर एक दूसरे को जितना हो सके उतना मतलब नीचा दिखाने की कोशिश हुई। उन्होंने इधर कहा, इन्होंने उधर कहा। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि राजनेता जनता को किस कटघरे में रख के देखते देखिए हैं, कौन देखिए सा चश्मा पहन के देखते हैं सर, देखिए एक कि बात जिन्हें लगता है कि मतलब जो हम कह देंगे जनता वही सच मान लेगी। सुनिए ना मेरी बात। क्या ये गलत नहीं था? जनता को देखिए, जनता को जो आप दिखाते हैं जनता वो आजकल देखती है। पहले सोशल मीडिया का युग नहीं था, मार्केटिंग नहीं थी, जब अखबार नहीं था तब की भी जनता को आप याद कीजिए, भारत की जनता को। आप जैसे आप जिस सांचे में ढालते हैं उसमें ढल जाता है। हम्म। कांग्रेस हमेशा एक दूसरे को लेके चली। हम्म। लोकसभा में भी आप उठा करके देखिए, लेके चली, चाहे जितना कम सीट इनको लड़ना पड़ा कांग्रेस लड़ी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव जब आया, अलग अलग बंगाल में भी आया, उठा के देखिए कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने तो ममता दीदी को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट। पंजाब में लड़े, हरियाणा में आप जब चुनाव आया तो आम आदमी पार्टी वहां लड़ी, कांग्रेस भी अलग लड़ी। कोई दिल्ली की बात नहीं है। दिल्ली में जब चुनाव आई, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक क्षेत्रीय पार्टी जो पहले से यहाँ पर सरकार में स्थापित है, कि दोनों का दायित्व था कि हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हों, अपनी बात करें। एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात नहीं होती है, एक दूसरे के वादे को याद करने कराने की बात होती है। आप अभी शिंदे के साथ क्या हुआ? बाबा साहब ठाकरे जिस बीजेपी को बनाया, सबसे ज्यादा दूध की मक्खी की तरह उसी को निकाल दिया, उसी शिवसेना को बर्बाद किया। आप महबूबा मुफ्ती के साथ जो सरकार बनाया, जो सबसे ज्यादा जिसको कहा गया कि टेररिस्ट से और पाकिस्तान से मिला हुआ, तो बीजेपी तो उसी के साथ सरकार बनाई। पहले बीजेपी आंध्रा में रेड्डी को लाया, रेड्डी को लात मार के फिर चंद्रबाबू को ले लिया। नीतीश कुमार को कितने बार गड़ी आया, कितने बार लात मारा, और अब फाइनल नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। रामविलास पासवान के परिवार को तोड़ दिया, भाई को पहले गले मिलाया, बेटा को भगाया, रामविलास जी के मूर्ति को फेंका, अंबेडकर की मूर्ति को फेंका, जरूरत आई तो भाई को लात मार के बेटा को ले लिया। ये कैरेक्टर देखिए, एक बात समझिए, नवीन पटनायक जी का क्या हाल किया इसने। आज भी कांग्रेस का तो एक ही बात है ना भाई, वो किसी जात पात, बीजेपी गई हरियाणा तो जाट को गरियाया, पंजाब गया तो सिख को गरियाया, राजस्थान गया तो गुज्जर को गरियाया, महाराष्ट्र गया तो मराठी को गरियाया, बिहार और यूपी गया तो जादव को गरियाया, बंगाल गया तो बंगाली को गरियाया, दिल्ली आया तो पूर्वांचली को गरियाया। लेकिन कांग्रेस, चाहे आप कुछ भी कहिए, रिवाइव तो नहीं कर पा रही है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो क्षेत्रीय पार्टी हिंदुस्तान में है, जो सेकुलर पार्टियां हैं, आज भी जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की ही आइडियोलॉजी वाली वोट बैंक है ना, या इधर वाली आइडियोलॉजी वाली इधर वोट बैंक है। माइनॉरिटीज, ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, तो ये इस वोट का बंटवारा उठा के देखिए जब होता है तो आप अलग अलग परिस्थितियों के हो जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, साउथ जाइए तो कांग्रेस, मणिपुर, इंफाल, अरुणाचल जाइए तो कांग्रेस। बीजेपी तो मैक्सिमम हिंदी पट्टी में है, जो बड़ी नफरत का जो आधार बना हिंदू मुसलमान के तर्ज पर। साउथ में इस जन्म में बीजेपी सक्सेस नहीं कर सकती, लगभग बेंगलोर को छोड़ करके कहीं भी सक्सेस का कोई रेट नहीं है। बंगाल में इतना नफरत पैदा करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं किया। आज तक बिहार में कभी अकेला बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, ना इस जन्म में बिहार में अकेला कभी सरकार बना पाएगी।
अब पीछे से खंजर भोंकने का काम यदि नीतीश जी का कोई आदमी या दोस्त करे या जिस तरीके से चल रहा तो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस आज भी लोगों की विचारधारा में, जीन में, खून में, सांसों में है। बस इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस वाले खुश रह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस वाले खुश रहना नहीं रहना आप बेफिक्र रहिए। मैंने पहले भी कहा कि मनमोहन सिंह जी के दूसरी पारी में प्रधानमंत्री परोस करके कुर्सी रखी हुई थी और राहुल गांधी जी ने वह कुर्सी नहीं ली। क्या खुश दिखाइएगा आप हमें बताइए ना। कांग्रेस और राहुल गांधी संघर्ष कर रही है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अब हमको अभी तक तो हम पूर्ण कांग्रेसी हुए नहीं है, लेकिन जब आप बात करते हैं, देखिए मेरे लिए क्या है, आप इतना जान लीजिए कि मैं राजनीति के लिए, सत्ता और कुर्सी के लिए किसी जाति से नफरत नहीं करूंगा, उसे गाली नहीं दूंगा, उसकी आइडियोलॉजी पर हमला नहीं करूंगा, किसी धर्म पर नहीं करूंगा, हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। जो पप्पू यादव की आइडेंटिटी है, क्रेडिबिलिटी है, जो मेरा आचरण है, कैरेक्टर है, 2 घंटा सोना, लगातार काम करना, लोगों की मदद करना और हर गलत चीजों को मिटा देना, सिस्टम को मिटा देना। गलत सिस्टम नहीं चलेगा। आम आदमी के लिए आजादी, फ्रीडम की बात मैं करता हूं और वो बचपन से करता हूं। हाफ पेंट में एमएलए बने थे, मोच का रेक नहीं था, और कॉलेज के प्रेसिडेंट बने थे, कब याद करिए। तब से लेकर के लगातार संघर्ष का रास्ता मैंने चुना। आप अपने शुरुआती दौर में पहुंच रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग सा ये लग रहा है कि मैं थोड़ा उसके बारे में भी जानूं। जब पहली बार लालू प्रसाद यादव सरकार बनाए और मुख्यमंत्री बने तो आपने 11 विधायकों को उनके साथ जोड़ा था। कैसे किया था सर ये? देखिए, लालू यादव, समझना चाहता हूँ। लालू यादव जी को विपक्ष का नेता बनाने में मेरी भूमिका थी। हाँ। एक एमएलए मेरे यहाँ, मेरे एक रिश्तेदार खड़े थे, अनूपलाल यादव जी। अनूपलाल यादव आपके फूफा जी हुआ करते जी। तो लालू यादव जी को मेरे ही, जहां से मेरा घर है, जिस विधानसभा से, वहां के नवल किशोर ऋषिदेव एमएलए थे। और हम लोगों ने, चूंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा था, लक्ष्मी प्रसाद मंडल जी मेरे दादाजी थे आप, मुखिया जी, तो वो लोग प्रभावित रहते थे। तो मेरे आग्रह पर लालू यादव जी को मेरे एक चचेरे फुफेरे मामा, मेरे चाचा के साले, राज्यसभा के एमपी थे डॉक्टर रवि यादव, उनके घर पर आर ब्लॉक में मैंने मिला के 1 वोट से ही लालू यादव जीते थे। नीतीश कुमार जी की भी सरकार बनाने में पप्पू यादव की ही भूमिका थी। 2004 में, 5 में पहली बार जब हम लोग गए थे तो हम नीतीश जी के साथ, उसमें थोड़ी जो भूमिका गिलहरी की थी वो मेरी भी थी, जिसमें लालू यादव जी और साहबुद्दीन जी से मेरा काफी रात के 2 बजे पाटलिपुत्रा होटल में के सामने मैं तुम और कुछ भी हो सकता था, इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी। क्या बातें हो रही थी, किस कारण से? हम वहां गए थे कांग्रेस के सारे एमएलए लोग से मिलने, तब तक में इन लोगों को खबर मिली कि पप्पू यादव आए हैं, तो लालू यादव और साहबुद्दीन जी पहुंच गए खुद आपको रोकने के लिए। और क्या। तो अच्छा, 11 एमएलए हम लोगों ने दिया, लगभग 26, 27, 28, 32 एमएलए के लगभग कमी थी। तो उस वक्त तो बीजेपी भी गठबंधन में थी, सब लोग सरकार में थे। बाद में मंडल का झगड़ा आया तो बीजेपी वाले को मंडल पसंद नहीं था, आरक्षण पसंद। बीजेपी वाले को आरक्षण आज से नहीं, जब बीपी सिंह ने मंडल लागू किया तो बीजेपी वाले ने समर्थन वापस ले लिया और अडवाणी जी रथ लेके निकल गए। तो बीजेपी वाले को हमेशा लगता है कि धर्म के आड़ में इसको अंधा रखो ताकि आरक्षण या जाति जनगणना या पढ़ाई या किसी मुद्दों पर वो बात ना करे। तो 11 एमएलए का सपोर्ट दिए थे तो लालू यादव जी बने। आप हमेशा लालू यादव को अपना नेता मानते रहे हैं। आप पहली बार जब विधायक का चुनाव लड़े थे तब भी आप टिकट मांग रहे थे? भाई, लालू यादव जी तब जनता पार्टी से, सिंह यादव जी प्रभारी थे, शरद यादव थे, रामविलास जी थे, तो हमारा सानिध्य मुलायम सिंह जी के साथ बहुत था और रामविलास जी के साथ, राम लखन और के साथ था।
तो हम सिंहेश्वर से चाहते थे, लेकिन नहीं मिला। और लालू यादव जी से मेरा रिश्ता वेटनरी कॉलेज के पहले से लेके बड़े लंबे समय से रहा, और मैं उन्हें एक अपने बहुत ही परिवार, पिता और गार्जियन के रूप में, नेता छोड़िए। लेकिन वो कभी नहीं चाहते थे कि आप एक नेता के रूप में उभरे। भैया देखिए, वो क्या चाहते थे नहीं चाहते थे, ये इसका मूल्यांकन आप। नौगछिया के नरसंहार के जो पीड़ित थे उनसे आप मिलने गए थे जब 1990 में, तो लालू यादव ने कहा था कि आप यादवों का नेता बनने की कोशिश ना करें। नहीं, ये नहीं कहा था। उनका था कि आप अपने मन से चुदुर बुदुर मत करिए, आप सरकार का दायित्व, आप ज्यादा उछल कूद मत करो। इसका मतलब क्या होता है सर, समझाइए ना। उनका अपना स्टाइल है। अच्छा। अब शरद यादव के चुनाव में वो नहीं चाहते थे कि हम आबो देवी को चले गए धनबाद में जिताने। तो उनकी अपनी थी, हम मधेपुरा में नहीं थे, लेकिन मधेपुरा में इतना ना तंग तवा आनंद मोहन जी के द्वारा हुआ कि अंत में पप्पू यादव को बुलाना पड़ा इन्होंने। वो जब शरद यादव वहां से संसदीय का चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। तो अकेले लालू यादव को मत कहिए, बाद में हम रासुका लगा, लालू यादव जी ने हमको 2-2 बार रासुका लगा दिया। शरद यादव की जीत में हमको सबसे बड़ा अवार्ड लालू यादव दिए कि जेल में बंद कर दिए। तो आप भी तो बूथ मैनेजमेंट करने पहुंच गए थे पूर्णिया जीतने के बाद। बूथ मैनेजमेंट क्या होता है? मतलब डेडिकेशन के साथ आप लगे हुए थे जिताने के ताकत गलत तरीके से किसी को डराए नहीं, धमकाए नहीं। तो कोई आदमी प्रोटेक्ट तो अपने समाज, सोसाइटी, गरीब और कमजोर तबके के लोगों को करेगा ना। वो बूथ मैनेजमेंट नहीं है, वो मोरल मैनेजमेंट है। वो एक एनर्जी लेवल होती है ताकि उसके भीतर डर ना हो कि कोई आदमी तो है मरने वाला मेरे लिए, और जब तक वो व्यक्ति है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी उम्मीद जिंदा तो रहनी चाहिए ना। तो वो है पप्पू यादव को लेकर के दुनिया में आज भी। तो उसके बाद सबसे ज्यादा हर आदमी को देखिए, जब सब रास्ता बंद हो जाए तो एक ही रास्ता बचता है, पप्पू यादव जी। एक बात बताइए, आनंद मोहन के साथ आपके जो इतने कलेश हुए उसका मुख्य कारण क्या इसके अलावा भी कुछ था या? कोई कलेश कभी नहीं हुआ। आनंद मोहन जी देखिए, कोसी सीमांचल में बहुत पहले से कुछ बैकवर्ड दबंग और रहे तो आप भी हैं, मतलब क्या रहे हैं, दबंग तो आप भी रहे हैं, बाहुबली। जिसके पास जो विदेश में, जो देश विदेश में जिसका परिवार रहता हो, पढ़ता हो, जो इंडिया में अच्छे फैमिली से जाना जाता हो, एक बड़े जमींदार परिवार से हो, जो आदमी जिसके घर में सिवाय डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़ाई, संत, साधक, जूड़ी कोट, लंबे समय से मुखिया, दादा, जिसका अपना आधार हो, इसमें दबंग की कौन बात है। जब आपको दबंग बनाना था तो कांग्रेस के समय में जो लोग बड़े बड़े लोग पहले ही मंत्रिमंडल में होते थे, तो जो झगड़ा पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा में थी, बहुत पहले से वो झगड़ा, गुलाब यादव का मर्डर हुआ था, बहुत ब्राह्मण वर्सेस राजपूत का भी झगड़ा था वहां सहरसा में। तो ब्राह्मण यादव एक तरफ, पूर्णिया में भूमिहार यादव एक तरफ था। तो अर्जुन यादव जी के पहले भी उस इलाके में अर्जुन यादव थे, लड़ाई चलती, संघर्ष हुआ। तो उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड को मत जोड़ी, फॉरवर्ड भी थे, ब्राह्मण यादव के खिलाफ नहीं थे। यादव और ब्राह्मण सहरसा में हमेशा एक रहे, भूमिहार और यादव एक रहे। आप उठा के देखे, उस समय की बात कर रहा हूं। अब तो कोई जातीय क्लेश नहीं है कुछ। दूसरी बात, सीमांचल कोसी में बहुत अपर कास्ट की संख्या नहीं है, 2-3% है। लगभग अत्यंत पिछड़ी जाति और ST SC माइनॉरिटीज के लोग हैं। कोसी सीमांचल में सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज ST SC EBC के लोग हैं। तो आप बहुत ज्यादा कुछ कोई कर नहीं सकता, आप इसको समझिए। तो आनंद मोहन जी से बेसिकली सहरसा में शुरुआत हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। अर्जुन जी थे, तो कोई निजी झगड़ा तो हो ही नहीं सकता था कभी।
और हमें क्या निजी झगड़ा से लेना देना। देवीलाल जी के साथ थे हम, ग्रीन ब्रिगेड के मन में था, जयप्रकाश भाई ऑल इंडिया अध्यक्ष थे। हम तो बहुत गाड़ी लेके इलाहाबाद आए थे देवीलाल जी की तरफ से, और देवीलाल जी की रैली भी हम लोगों ने कराई थी बहुत बड़ी मधेपुरा में। तो आप कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा से सब दिन चलते रहे, जीते रहे। और कर्पूरी जी मुझे राजनीतिक रूप से यदि मैं किसी को बिहार में सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, उसके अलावा किसी को नहीं, कर्पूरी जी। आप इसको तो आप किस तरह के मतलब नेता रहे हैं, मैं ये भी नेता काहे कर रहे हैं भैया, नेता कौन होता है? अपने मियाँ मिट्ठू सब नेता बन जाता। आते हो अनुकंपा पर नफरत करके, लूट खसोट करके वोट लेते हो, पैसे से वोट लेते हो। ये लोग मुखिया में चुनाव नहीं जीतेगा, जात पात नहीं करे, हिंदू मुसलमान नहीं करे, तो गठबंधन नहीं होता। बाहुबली तो रहे हैं ना। काहे का बाहुबली भैया? मीडिया के लोग या परिस्थितियां बाहुबली बना दो। सर मैं इंटरनेट और तमाम जो घटनाएं उस दौर में हुई हैं राजनीतिक रूप से, मैं उसे लिख कर लेके आया हूं और बस वही समझना जानना चाह रहा हूं। तो वही तो मैं कह रहा हूं। एक टॉपर लड़का आनंद मार्ग स्कूल, और आनंद मार्गी बाप, आनंद मार्गी दादा, आनंद मार्गी। आप लोग पुराने दादा जूड़ी कोर्ट के हेड थे दरभंगा राज महाराज के समय। अपने जमीन पर हम लोग भागलपुर और दूर दूर तक जाते थे, सरकार की जमीन पर नहीं जाते थे। फादर बाहर पढ़ते थे, छपरा यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, कई देश विदेश घूमते थे, आनंद मार्ग के थे। तो हम आनंद मार्ग और जिला स्कूल के टॉपर विद्यार्थी। अब परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसी घिरती चली गई। अर्जुन यादव जी के मर्डर के बाद इस तरह की परिस्थितियां आई कि उस रास्ते को, उस इलाके को बचाने और समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज बनने के लिए कदम आगे बढ़ गया। तो उसमें बाहुबली का क्या मतलब? हमारे यहाँ मिनिस्टर, अब शिवचंद्र झा हत्याकांड का जो आरोप लगा था शुरू में, तो कोई मतलब नहीं था, कोई बात नहीं थी। सरकार बचाने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी डेथ कर गए, और शिवचंद्र जी की जिद के कारण कर्पूरी जी डेथ कर गए। इतना ना विधायक दल का नेता नहीं बनने दिया, तो मन में आक्रोश था सभी। तो एक माहौल बनाया सदन में उस वक्त का, निकाल लीजिए मुंशी लाल राय, जयप्रकाश यादव, बहुत सारे लोग उस वक्त सदन में ये मामला उठाए थे कि पप्पू यादव को गलत फंसाया जा रहा है। हमारे घर में हमारे पिताजी को तो बिना केस का सामान सब पे अखबार पर सोना पड़ गया था। नहीं तो जब आपने आनंद मार्ग का नाम लिया ना, तो मैं सीधा कनेक्ट किया, सवाल लिखा नहीं था। इंटरनेट पे आप कहीं भी जाएंगे उस घटना की बात करेंगे, पूर्लिया आर्म की बात कर रहा हूँ जो गिरा गया था। देखिए ये सब बात सर आप जिस तरीके से कर रहे हैं, सर मैं जानने की बात कर रहा हूँ। मैंने ये आपको कहा कि आप उसमें IB रॉ किम डेवी 17 दिसंबर 1995 जिसका कोई एक रूसी प्लेन कराची के ऊपर से आता है, पुरुलिया में आर्म्स गिरा के चला जाता है। या सरकमस्टांसेस होते हैं, परिस्थितियां होती है, फोन होता है, ना मैं कभी देखा, ना मैं कभी जाना, ना कभी किसी से। तो वो किम डेवी आपका नाम डायरेक्टली कैसे ले सकता है? तो आनंद मार्गी से पूछेगा ना, आनंद मार्ग होने के नाते किसी का कहीं नाम ले ले, बड़ा नाम MP थे, सब कुछ थे। तो भैया तो नरसिम्हा राव जी पर भी आरोप लगा था। हाँ लगा था, मुख्य तो वो और आप ही थे। वो तो अब IB पर और रॉ के बारे में भी कहा जाता है। तो इसीलिए वो तो बात और वो चर्चा तो अब है नहीं ना, वो तो चीजें। खैर मैं उसे हटा देता हूँ। एक सांसद के रूप में और उस दौरान ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख जब आप रहे थे, तो आप क्या देख रहे थे? मतलब क्या चल रहा था उस समय, राजनीतिक परिदृश्य क्या थे इस घटना को लेकर के? कोई परिदृश्य नहीं, सबको पता चल गया। आनंद मार्ग को लोगों ने कहा कि आनंद मार्ग के कारण गिरा, कोई कुछ बोला कि कम्युनिस्ट सरकार को हटाने की बात थी। कम्युनिस्ट सरकार को, कम्युनिस्ट से लड़ने की बात लोगों ने कही। हाँ। इतना ही था, उसका कोई कारण नहीं था। मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत चीजें होने वाली थी। आनंद मार्ग पर ज्यादा आरोप लगे थे उसको। जी। अच्छा सर, एक और सवाल इसमें थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ। जब 90s की ही बात चल रही है तो ठीक है, 2013 में आप उस केस से बरी हो गए हैं, लेकिन इसका कारण क्या था? अजीत सरकार की? मैं देखिए एक बात समझ, मैं बस समझना चाह रहा हूँ। नहीं मत समझिए ना, जो चीज बड़ी हो गए, केस खत्म हो गए, उस पर समझ। किताबों में भी मैंने पढ़ा, कई पुराने लोगों ने भी जब लिखा, तो उसमें ये चीज कहा कि उस दौरान जो दलित पिछड़े समाज के लोग थे पूर्णिया में, तो उनकी आवाज
बने थे अजीत नहीं, सरकार। ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए, वहाँ जो बड़े बड़े जमींदार थे, चाहे मुसलमान जमींदार हो, चाहे उन सब का समर्थन आपके साथ था? भूमिहार हो, चाहे कोई, नहीं नहीं, भूमिहार, राजपूत, यादव सब? कोई भी जमींदार हो, ऐसा कुछ नहीं था। अजीत दा अच्छे संघर्षशील साथी थे, आवाज थे, लेकिन कुछ चीजें थी जो जैसे जमींदार के घर पर हम चढ़ा दिए, अब बाद में कंप्रोमाइज करके कुछ लेन देन करके हम जमीन खाली कर दिए, तो उसमें एसटी एससी का कोई यूज ज्यादा हो जाता था, प्रॉब्लम हो जाती थी। तो वो जमींदार और उनके बीच का चीज था। हम तो दूर दूर तक, हमारे और उनके बहुत व्यक्तिगत रिश्ते थे, पारिवारिक रिश्ते थे। हम जब जेल गए थे तो वही एक आदमी था जो हमसे मिलने भी आते थे। हमारे लिए उन्होंने क्वेश्चन भी किया था सदन के भीतर कि पप्पू यादव को टॉर्चर मत करिए। तो हमारा और उनका बिल्कुल व्यक्तिगत रिश्ता था और कभी कोई बातचीत का कोई मतलब नहीं। एक लालू यादव जी बहुत षड्यंत्र के तहत, जबकि भट्टी साहब एसपी थे, उन्होंने हमको साफ कर दिया था कोई मतलब नहीं। लालू यादव जी ने एक बड़े षड्यंत्र के तहत पप्पू यादव फंसे, तो बाद में सीबीआई इंक्वायरी कितने महीना, 9 महीना 19 महीने के बाद देवे गौड़ा जी की सरकार आई तो सीबीआई इंक्वायरी। और सीबीआई के बारे में जानते ही हैं, तोता कही जाती है, तो सीबीआई अपने तरीके, वो तो आज कही जाती है, तब भी कही जाती थी क्या? तब भी हमेशा हमेशा सीबीआई। बताइए, उसी पार्टी के साथ है आप? भैया मैंने आपको कहा तो सीबीआई या कोई भी सिस्टम जिसके साथ हो, पावर के साथ चलती है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कभी कांग्रेस की सरकार सत्ता में वापस आती है तो आप लोग भी सीबी और ईडीआई और मीडिया के ऊपर इसी तरीके से नकेल कसने की कोशिश करेंगे ताकि कोई सवाल ना कर पाए? कांग्रेस ने यूज नहीं किया। यदि यूज करते ना तो अमित शाह जी बाहर नहीं होते और नरेंद्र मोदी जी आज पीएम नहीं होते। सोनिया गांधी ने रिवेंज में कभी काम नहीं किया, कांग्रेस ने रिवेंज में काम नहीं किया। सत्ता का रसूख सब पर धमक होती है, लेकिन कांग्रेस को मैंने देखा रिवेंज में काम नहीं किया। और राहुल गांधी ने तो अपने पिता के हत्यारे को माफ कर दिया, जेल से निकाल दिया। रिवेंज लिया क्या? मैं आपसे पूछूं, आप ही बता दो ना। खैर, आप समझो ना, इसकी बात प्रियंका गांधी ने माफ कर दिया, आप समझो ना। 10 साल आप जेल में भी तो रहे अजीत सरकार वाले केस। मैंने तो कहा कि परिस्थितियां ऐसी आएगी, बहुत संकट झेलना पड़ा। अच्छा, आप अपनी आत्मकथा में लिखते हैं 2008 में एक घटना का जिक्र है जब आप कहते हैं कि विश्वास मत के दौरान यूपीए और एनडीए दोनों ने समर्थन आपसे चाह रहे थे करवाना, और एक एक सांसद के लिए 40-40 करोड़ रुपए की बात। भैया वो तो चलिए ना, वो तो इतनी बातें हैं कि जिसका हिसाब ही नहीं है। सर, आत्मकथा में लिखे हैं तो कम से कम कुछ तो बताइए। लिख दिया तो आत्मकथा को ले लीजिए, वो तो बहुत सारी आत्मकथा को वीडियो में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे ना तुरंत, आप कुछ कहेंगे तो अच्छा लगेगा सर। ना भैया, मैंने तो कहा आपको कि सत्ता का चरित्र ही दोगला चरित्र होता है, घटिया चरित्र होता है। कोई विचारधारा पर गठबंधन नहीं होती है। नीतीश और बीजेपी में विचारधारा कभी मिल ही नहीं सकती। आप इस बात को समझ लीजिए। चंद्रबाबू नायडू की सोच और मोदी की सोच एक हो ही नहीं सकती। ममता दीदी का मिजाज और मोदी का मिजाज एक हो ही नहीं सकता, बिल्कुल डिफरेंट है। तो परिस्थितियां जैसे बाढ़ आता है ना, आप पैर पर आदमी और सांप दोनों बाढ़ में रहता है ना, ये उसको मारता है ना इसको काटता है, कि नहीं? सही बात है। तो सांपो एक के पैर पर आता है, आदमी एक के पैर पर बैठा रहता है चुपचाप, टुकुर टुकुर, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। हालात आप देखिए ना। तो जब राजनीतिक संकट आती है तो कब कौन परिस्थितियां किसके साथ कर देता है। और अब तो आप देखे ही, नरसिम्हा राव की सरकार बनाने में शिबू साहब को जबरदस्ती जेल भेज दिया था। E2G 3G आप जीजाजी जबरदस्ती क्या हुआ बनाने में, किस तरह अन्ना हजारे के आंदोलन को लिया। उस वक्त जो न्यूक्लियर थी का हो रहा था अमेरिका के साथ, जो इतनी बड़ी, उस वक्त अन्ना आंदोलन के टाइम में भी एक चीज कहा जाता था कि कांग्रेस चाहती अगर सही तरीके से और सही से प्लान करती तो उस आंदोलन को वो रोक भी सकती। नहीं 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 नहीं, कभी कांग्रेस ने ऐसी हरकत नहीं करती है।
किसी आंदोलन किसी चीजों को नहीं रोकती। वो काम किया ही नहीं। मनमोहन सिंह इतने दुनिया के निहायत उस घटना के पहले भी महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख जब सत्ता में थे या फिर जब नहीं भी रहे, तब भी अन्ना हजारे के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहे। मैंने आपको सरकार के दौरान भी बहुत सारे ऐसे उनके आंदोलनों को उन्हें बहुत आराम से और प्यार से आरएसएस ने अपनी मजबूत और दूसरी टीम देखा, जब कांग्रेस को ऐसे नहीं करो तो इस तरीके से निपटो। तो देखिए, मनमोहन सिंह जी को लेके तो कोई कंफ्यूजन वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता था, जो बाद में इतनी गाली पड़ी रहे। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अहमद पटेल, उस दौरान के जितने भी नेता थे, मैं उसी बात पे अभी भी हूँ। जब अन्ना आंदोलन की जब बात आ गई तो ध्यान में आ गया। मैं समझा शायद उस समय आप थे तो कुछ जानते होंगे, समझते होंगे। तो किसी ने उनको भाव ही नहीं दिया। नहीं भैया, भाव नहीं दिया, क्या भाव देता। आंदोलन को जबरदस्ती मनमोहन सिंह जी की सरकार पर आरोप लगाने का तो कोई औचित नहीं था ना। और कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। जबरदस्ती मार्केटिंग भी, उस वक्त सोशल मीडिया आई ही थी। सोशल मीडिया का यूज ही किया गया अन्ना हजारे आंदोलन के बाद। नया प्लेटफॉर्म बनी, मैं अन्ना मैं अन्ना मैं अन्ना मैं अन्ना। तो लोगों को लगा ये सोशल मीडिया नई रिफॉर्म और क्रांति आ गई। बाद में 2014 में उसका यूज बेहतर तरीके से नरेंद्र मोदी ने कर लिया। तो उसके पहले सोशल मीडिया का तो कोई युग था नहीं। तो आपने भी अच्छे से किया है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। नहीं, मैं कोई पैसा नहीं लगाता हूँ। सोशल मीडिया का यूज का मतलब है जो बूस्ट करे, जो पैसा लगाता। आप उठा करके देख लो, 1 रुपया मुझे याद ही, आप जो मैं बोलता हूँ वही जाता है। लोग जो लाइक करते हैं, जो कॉमन मैन लाइक करते हैं कि पप्पू यादव क्या बोला, पप्पू यादव सच है तो सच बोला कि झूठो तो नहीं बोला। ठीक है, बिहार पे वापस आते हैं। आप ये कह रहे हैं, हार जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस को अलग हो जाना चाहिए आरजेडी से। मैं ये नहीं कहा हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? क्या कांग्रेस और आरजेडी को? कांग्रेस को मजबूती से संघर्ष करनी चाहिए, संगठन अपना मजबूत बनाना चाहिए। 243 सीटों पर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस की जो गांव में वर्कर हैं, जो चुप हो गए, जो कहीं चला गया, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी लोगों के खून में, विचारधारा में है, उसको नए सर्वाइव करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए। और जब जरूरत पड़े नेतृत्व क्या करना है, देखिए नेतृत्व तो लास्ट होता है ना, इनफ है ना। नेतृत्व को तय करना है ना। मैं 3 में हूँ, ना मैं 13 में हूँ, ना मुझे कोई लेना देना। तो तेजस्वी के साथ आप एक राय करते हैं, लेकिन एक राय अपने नेता को मैं जरूर आग्रह करता हूँ, अनुग्रह ही करता हूँ। मैं आकाश में थूक फेंकने के लायक तो हूँ नहीं, मुँह पर पड़ेगा। चांद को, सूरज को दीपक तो दिखाऊंगा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छे वर्कर होने के नाते, एक अच्छे वेल विशर, शुभचिंतक, पार्टी के प्रति, विचार के प्रति होने के नाते ये जरूर जो कांग्रेस के हित में होगा वो आग्रह तो जरूर करेंगे। इतना दायित्व तो एक वर्कर का है अपनी बात रखने का डेमोक्रेसी में। तो वही मैं कहूंगा कि कांग्रेस को एक मजबूत प्लेटफॉर्म रही है, और बिहार नॉन सेकुलर लोगों की जमीन है नहीं, तो इसीलिए कांग्रेस को अपनी मजबूत विचारधारा के साथ आनी चाहिए। अन्य पार्टियों को 40 साल से लोग देख रही है, लगातार 15-15, 30 साल, 20 साल और 15 साल, 35 साल के लगभग अन्य पार्टियों को देखा। लोग उब चुके हैं, लोग थक चुके हैं, लोग का उम्मीद खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया। लोग लगता है अब कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए कांग्रेस यदि आगे बढ़ेंगी तो समाज में हर जाति के लोग, चाहे ऊंची जात के हो, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति हो, तो एक नए प्लेटफॉर्म की तलाश में है, बदलना चाहते हैं। एक महाराष्ट्र के तरह, इंदौर के तरह एक बिहार को देखना चाहते हैं कि बिहार डेवलप करे। तो इसके लिए कांग्रेस मजबूत होगी तो लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे। ये मैं कहता हूँ। नेता को क्या करना है, देखिए आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को आगे लाके तो नहीं लड़े। मुख्यमंत्री कौन बनते मुझे बाद में, लेकिन घोषणा तो नहीं किए। हरियाणा में समीकरण, हरियाणा में बहुत अलग है ना। नहीं, हरियाणा में गठबंधन की सरकार थी, नहीं थी क्या? क्या अलग है भैया? हरियाणा में ने तो घोषणा तो नहीं किया, अकेले पार्टी होने के बावजूद भी। तो भैया आप क्या करेंगे अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा करके बिहार में चुनाव नहीं हो। बस मेरा इतना ही आग्रह।
तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब तेजस्वी यादव जो अब बड़े मैं किसी का में है आरजेडी बिहार में। भैया मैंने पहले भी कहा कि बड़ा भाई की भूमिका तो कांग्रेस ही निभा सकती है। कितनी सीटें लाके सर? जी कितनी सीटें लागे? हमको तो समझ में नहीं आता है। 19 सीटें लाके। हमको तो समझ में नहीं आता है कि आप 10 कांग्रेस के बगैर आप बीजेपी से लड़ लोगे क्या? दशमलव कोमा हैपन की वैल्यू। तो कांग्रेस उतना मजबूती से वो अपने विश्वास को जगाएगी तब तो सर। या विश्वास जब भी आप बिहार की अगर बात करेंगे तो आपको ये चीज मानना पड़ेगा कि अभी के समय में आरजेडी और तेजस्वी यादव। देखिए मैं किसी चीज को मानने को तैयार इसलिए नहीं हूं कि 70 सीट आप कांग्रेस को दिए और टोटल बीजेपी की शहर वाली सीट दे दिए, तो आप शहर वाली सीट पर लड़ करके कोई दिखाओ कैठो देते। तो कांग्रेस ने लिया क्यों? कांग्रेस लेता नहीं। कांग्रेस के पास कांग्रेस लेता नहीं कहने का नहीं, कोई नहीं कांग्रेस के पास। अब पप्पू यादव को कांग्रेस ज्वाइन करा के टिकट नहीं दिया तो मैं क्या कहूंगा? नहीं दिया, मजबूरी थी कि गठबंधन वो तोड़ नहीं सकते थे। ममता दीदी राहुल गांधी को और कांग्रेस को बहुत रेस्पेक्ट नहीं देती, सोनिया गांधी को देती हैं। तो राहुल गांधी कहाँ ममता दीदी का रेस्पेक्ट करती है? तो गठबंधन बचे इसके लिए काम करती है कांग्रेस। और मुझको लगता है कि कांग्रेस की कोई मजबूरी नहीं है, कांग्रेस की मजबूरी देश है, इस देश की जनता है, सत्ता नहीं। जैसे मैंने पहले कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो मनमोहन सिंह जी के सेकंड पारी में राहुल गांधी जी पीएम बन गए। ठीक है, वो जो होना था वो हो गया, पुरानी नहीं था, मतलब वो कैसे हो गया? यहाँ बात बिहार की नहीं लिया। मैंने तो वही बात कह रहा हूँ कि गठबंधन रहे, मजबूती के साथ चले। कांग्रेस नहीं चाहेगी कि टूटे कभी, कांग्रेस तोड़ती भी नहीं है। कांग्रेस अपने दल में जिसको एक बार बना देती है जल्दी उसको नहीं भगाई। हाँ, तो अगर बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ लड़ेगी, सीपीआई सीपीएम के साथ लड़ेगी, तो क्लियर है ना कि आरजेडी से मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से क्लियर है कि अगर वो आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री वही होंगे। कांग्रेस भी ये मानती है। देखिए, मैं कांग्रेस क्या मानती है वो तो नेता न तय करेंगे। हम उसमें ना पहले भी बोले ना मैं 3 में हूं ना 13 में हूं। नेता जो तय कर देंगे उसमें मैं क्या बोल सकता हूं। लेकिन आप मेरी व्यक्तिगत राय लेना चाहेंगे और बिहार के 13 करोड़ जनता की भावनाओं के सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है पॉलिटिकल, वो बिल्कुल शून्य पे आई है। नीतीश कुमार के कारण नहीं, नीतीश कुमार के पदाधिकारी और उनके इर्द गिर्द रहने के कारण। नीतीश कुमार की जो व्यक्तिगत छवि है आज भी सबसे ऊपर है, पर्सनैलिटी, और मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूं। आप समझिए, नीतीश कुमार कभी भी सेकुलरिज्म से कंप्रोमाइज नहीं किया, बहुत सारी चीजों से कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बहुत कमजोर हुई। कई सारे मुद्दे पर नीतीश कुमार जी, पदाधिकारियों ने नीतीश कुमार जी के रेस्पेक्ट को कमजोर किया। लेकिन जब बात आती है कि आरजेडी नेतृत्व, देखिए लालू यादव जी की बात अलग थी। अब जिस आरजेडी की बात आप करते हैं, जब वो बात आती है तो उसमें ईबीसी ओबीसी एसटी एससी के लोग बिल्कुल पीछे हटने लगते हैं, अपर कास्ट के लोग भी पीछे हटने लगते हैं। यदि आप ब्राह्मण भूमिहार समाज को अपने साथ लेना चाहते हैं या ईबीसी को अपने साथ लेना चाहते हैं तो मैं एक बात बहुत क्लियर आज आपको कह रहा हूं, यादव समाज से किसी को तकलीफ नहीं है। 16% यादव है, माइनॉरिटीज के लोग। लेकिन आरजेडी में जो ठेकेदार दलाल माफिया टाइप के यादव लोग हैं, आरजेडी की बात कर रहा हूं, फिर आप समझिएगा लालू यादव से तकलीफ कम है, ज्यादा नहीं है। लेकिन वर्तमान आरजेडी जो कभी भूमिहार और ब्राह्मण समाज से बिहार की स्थिति बनी थी और जनता दल का निर्माण हुआ था, जिसमें नीतीश जी थे, रामविलास जी थे, शरद जी थे, सभी लोग थे, लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर के बाद एक उदय ब्राह्मण भूमिहार राजपूत समाज के जो दबंग लोग थे उनके खिलाफ हुआ था। फिर मैं कह रहा हूं, इसको दोहरा रहा हूं
कि किसी समाज के खिलाफ कोई नहीं होता। आज भी कोई जब समाज सामंती नहीं होता, मानसिकता कुछ लोगों की होती है कि समाज जहर हो जाता है लोगों के सामने। आज वही परिस्थितियां इतने दिनों में यादवों की स्थिति आरजेडी के ठेकेदार पट्टेदार माफियाओं के कारण बनी। जैसे ही आरजेडी के ठेकेदार माफिया को देखता है ईबीसी ओबीसी के लोग जो अन्य जाति के ओबीसी में है वो भाग जाता है। जैसे 1.5-2% कुर्मी है, तो अब लोग जहां कुर्मी समाज का डोमिनेटिंग है दूसरी जाति के लोग वहां नहीं सटना चाहते हैं। जहां भूमिहार समाज का डोमिनेटिंग है दूसरे जाति के लोग वहां नहीं सटना चाहते हैं। जहां कुशवाहा का डोमिनेटिंग है तो ओबीसी में तो जादव कोई कुर्मी, उसके बाद तो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं। अपर कास्ट में जो परिस्थितियां भूमिहार राजपूत की थी ब्राह्मण की, वही ब्राह्मण की कम, भूमिहार राजपूत की ज्यादा, वही स्थितियां जादव की आज इतने समय में। और हम लोग उसको सही भी नहीं कर पाए। हम कभी भूरा बाल, कभी कोई गाली, कभी किसी को, कभी माय पर आ गए। क्यों माय पर आना पड़ा? जब आपको सभी जाति के लोग वोट दिए एक हुए तो माय पर क्यों आना पड़ा? अब माय में भी आपने तरह तरह के खेल खेल दिए, सबको आपने भगाया। कभी फातमी भागे, कभी किसी को लात मारा, कभी किसी को लात मारा। किसको रेस्पेक्ट दिया? मजबूरी में लोग रहे। और माइनॉरिटीज के लोग आरजेडी से ज्यादा हमेशा कांग्रेस के साथ रहे। आप इसको समझिए। दलित की मानसिकता है, उसमें भी दलित में भी जाटव और चमार जाति, वो कांग्रेस के रेस्पेक्ट के लिए। मैं अब बताऊंगा मायावती के आने के बाद थोड़ा सा चमार जाति के लोग कांग्रेस, लेकिन फिर वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। अब फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस कंट्री में 16%, 14 से 16% यादव होने के बावजूद आप कहीं क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण कौन है? यादव। इसके पीछे कारण है जब हम सत्ता में आते हैं तो हमारी दबंगई, हमारे तरीके, हम जिस पिछड़ों को लेके चलने की बात करते थे, लाठी खाते थे, गोली खाते थे, हम ही सत्ता में आने के बाद भक्षक बन गए। यानी कि आप इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि बिहार में जब भी आरजेडी की सरकार रही और अब भी जितनी बार नीतीश कुमार के साथ आरजेडी की सरकार आई, तब खासकर यादव कम्युनिटी और यादव कम्युनिटी, मतलब आप यही कह रहे हैं यादवों ने वो किया और आप भक्षक बन गए? हमको लगता है आपको समझ कम है। तो हम दोबारा सुनने के लिए तैयार, बार कह रहे हैं कि कोई समाज कभी भक्षक नहीं होता। मैं बार कह रहा हूं कि जादव सामंती मानसिकता नहीं हो सकता। जादव सात्विक है। जादव हमेशा लाठी गोली खाया है। समाज के विपक्ष की भूमिका यादवों ने ही निभाई है इस देश में। हाँ, आप इसको ऐसे समझिए। लेकिन जब सरकार में आने के बाद, सरकार में आई तो जादव के ठेकेदार माफिया, बार कह रहा हूं, ने जादव को विलेन बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। अच्छा, यादव कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते हैं, ना सामंती होते हैं। लेकिन जब आपको सभी जाति, पिछड़ी जाति, सभी जाति के लोग नेता बनाए तो आप ही तो धीरे धीरे सबको आप अलग किए। साबुद्दीन को जो डेथ हुआ उसकी भूमिका के उसको किसने अलग थलग की? जो आज परेशान है सत्ता में साबुद्दीन जी के नाम के सहारे चलने के लिए, कल तक तो साबुद्दीन के खिलाफ मंच पर बोलते थे कि बूथ लूटने का जमाना गया, उसके विरोधी को मंच पर लाके बैठते। पिछले दिनों मुस्लिम कम्युनिटी को एकजुट करने के लिए रैलियां चल रही थी बिहार में। नहीं, कोई रैलियां नहीं चल रही। मुस्लिम कम्युनिटी एकजुट है। और उसी दौरान, नहीं, मैं मुस्लिम कम्युनिटी आरजेडी की बात कर रहा हूँ, आरजेडी की बात कर रहा हूँ। पर आरजेडी जो कि जब लोकसभा इलेक्शन का चुनाव था तब शहाबुद्दीन के परिवार को पूछा भी नहीं गया था भैया, मेरे और अब बुला के बातचीत भैया कभी नहीं पूछा गया। लालू यादव भी मजबूती के साथ, शहाबुद्दीन साहब हमेशा लालू यादव के लिए पागल रहे। तो आप भी रहे। नहीं, लालू यादव को ने यूज किया नहीं ना। हम पागल नहीं थे, हम समाज के लिए पागल थे और लालू यादव जी के रेस्पेक्ट और इज्जत करते थे। हम समाज के लिए पागल थे। और शहाबुद्दीन, आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा
कि यदि आपको ईबीसी ओबीसी का वोट लेना है तो आपको किसी मजबूत यादव लीडरशिप को या किसी ओबीसी को निकालना होगा, ईबीसी को निकालना। आरजेडी नेतृत्व आपको बाद में क्या बनाना है करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे लगता है कि आप चुनाव आरजेडी के नेतृत्व को आगे करके यदि लड़ेंगे तो चुनाव जितना मुश्किल होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और इसमें कितनी भूमिका निभा जाएंगे प्रशांत किशोर इस बार के चुनाव में? इसका नाम ले, उसका कोनो मीनिंग है, कोई आदमी है काहे इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। ब्लैकमेलर है, रैली ब्लैकमेलर है वो। नाम हम उसका नहीं लेंगे। नहीं, अब ले लीजिए, अब ले लिया है आपने। नहीं, मैंने कहा ब्लैकमेलर है। अच्छा, वो मतलब आप हमको बताइए ना, वो किसी के साथ टिक पाए? सबसे पहले वो नौकरी करने आए कांग्रेस के साथ, अमेठी में उनको लगाया गया, वहां से वो भाग गए, कांग्रेस को निकालना पड़ा, चले गए मोदी के पास, फिर वहां नहीं बना तो आए नीतीश के पास। यहाँ कुर्ता पैजामा पहने नीतीश जी के यहाँ तो अमित शाह जी ने रखवाया था ना। ये ना भाई जी। अमित शाह से बनवे ने किया, बीजेपी से भाग गया, कैसे रखवाए? वो गए नीतीश को बीजेपी से अलग करके लालू यादव के साथ लाए। आप तो भैया कौन दुनिया में महल में खोते रहते हैं आप लोग, पत्रकार लोग, भगवान जाने। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ भैया, वो यहाँ से गए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि बिहार में बीजेपी के खिलाफ गए। मोदी अमित शाह वो चाहते थे यहाँ भी सेकेंड मैन बनना। अच्छा, तो अमित शाह जी रहते धरती पर कोई सेकेंड मैन हो सकता है? वो अपने आप में चाणक है, बहुत चुनाव के वो मास्टरपीस हैं भाई आज के डेट में इस देश में। चुनाव कोई लड़ना सीखे, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, सत्ता पे यदि किसी को सीखना है तो अमित शाह से सीखे। ये आप प्रशंसा कर रहे हैं भैया? यदि उसमें चुनाव जीतने और लड़ने का गुण है तो प्रशंसा की क्या बात है? सच नहीं बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए। तो अमित शाह में ये क्वालिटी है तो सच हमने बोल दिया। क्यों सच ना बोले भैया? अहमद पटेल में कुछ क्वालिटी थी तो नीतीश कुमार के यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया है। तो एक को दिन काम नहीं किया, चला गया रेड्डी के यहाँ, वहां पैसा लिया, काम किया, फिर उसको बीजेपी के साथ मिला दिया, फिर वहां से भाग गया, चला गया जगन मोहन साउथ जी, वहां से भगा दिया तो चला गया दीदी के यहाँ 2017। वहां दीदी और भतीजा में ये झगड़ा लगवाना चाहा तो दीदी इसको जेड दे दिया था, फिर वहां से भागा, खाट रैली किया, फिर कांग्रेस को बोला बाप तुम्हें ब माता पिता, तुम्हें ब बंधु सखा, तुम्हें ब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। यहाँ आया, बोला कि राहुल जी को ही ज्ञान देने लगे। जिस कांग्रेस की 50 साल 100 साल की पुरानी राजनीतिक सफर हो, अब वहां आप जा करके ज्ञान देने लगी, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी है, बहुत बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, इनको लगा A+A² - 2B² पढ़ के हम आए हैं, यही ठीक। इसको लगा हमसे बड़का ज्ञान है, ये टिठी बोला हम ही टेक लेंगे। तो ये चले गया, तो यहां से भी खाट रैली छोड़ के भागा, फिर अमरिंदर को गया, उसको भी डुबा दिया, फिर अमरिंदर को बीजेपी में मिला दिया, फिर पैसा लेके चला गया गोवा लड़ने दीदी से, तो वहां भी बर्बाद किया, 3% वोट आया। फिर आप बीच में जाके क्यों मिले? फिर हम तो चुनाव के बाद ना भैया, वो तो मिलने हमसे यहाँ आते थे ना, हमारे 11 नंबर बीच में कि भाई बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे थे, और बाद में मतलब उनका सशब्द कहा हुआ है कि मेरे पास आके रोते थे कि भाई कोई देख नहीं भैया। आपसे एक बात बताइए मुझको, मैं आपसे पूछता हूँ और दुनिया को बता रहा हूँ, ये पैदा कब हुए और हम MLA कब बने, और ये किस घर में पैदा हुआ, मेरा परिवार क्या है, ये आए कब अमेठी और जब हम MP थे तब ये हमसे मिलने आए। क्या कर पाएंगे? 2014 के पहले ना आए, 2014 तक हम कितने बार MP बन गए। अब कुत्ता बिल्ली
की बात को हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। भैया अहंकार काम नहीं आता है, पैसा काम नहीं आता। ये 60 60 लाख 70 लाख, इसको लगता है बिरयानी या पैसे से ही दुनिया जीता जाता है। पता चल जाएगा बिहार के। तो मतलब प्रशांत बिहार में इस चुनाव में बिहार में जो कुत्ता बिल्ली है ना, इससे अच्छा राजनीति कर लेगा। अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं आप लोग? किसको? प्रशांत किशोर को। इस जन्म में किसी का प्रतिद्वंदी हो ही नहीं सकता है। बिना रीढ़ की हड्डी है ये पैसे पर वर्कर को। एक भी नेता आप उठा के देखिए ना भाई। अच्छा ये सब किसी के विश्वास पात्र क्यों नहीं रहे? सब इसको क्यों भगा दिया? और आज ये नंगा तार क्यों है? जैसे पप्पू यादव के बारे में सब दल में नेता को पता है ये बैकफायर भी हो सकता है, ये सच बोल देगा किसी दिन कोई बात, तो जो गलत है। लेकिन कांग्रेस को पता है कि हमारी भी आइडियोलॉजी से बाहर नहीं जा सकती। पप्पू यादव हम जिसके साथ रहेंगे वो उसके लिए अपनी जीवन लगा देंगे। सच हम भीतर में बोलेंगे। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। मैं आपको बहुत क्लियर करता हूँ। दो आखिरी सवाल आप मेरी बात समझ लीजिए। तो इसीलिए ये ब्लैकमेलर है, ये यूज करता है। इनको नेता नहीं चाहिए, ये पेट से ये चाहता है दुनिया बनाना। और बिहार में जो पेट में बच्चा है वो पॉलिटिकल है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता। ये बिहार ये है जी, ऐसा करेंगे दलित को बनाएंगे जी। तो ये बीजेपी का पार्ट 3 है। बीजेपी का पार्ट 1 थे अरविंद जी, अब पार्ट 3 है ये। पार्ट 3 ये है। और पार्ट 3 में ये हो सकता है कभी किसी को बीजेपी अपने साथ से फिर हनुमान बना दे, जैसे अगले बार हनुमान बना दिए थे नीतीश जी के लिए। ठीक है। तो बीजेपी बहुत चतुर चीज है भाई, चालाक चीज है। बीजेपी सत्ता के लिए कुछ करेगा, याद रखिए। ठीक है। 400 पार सर चुनाव नहीं होता, नो इलेक्शन 400 पार कर गया था ना। खैर इलेक्शन नो इलेक्शन। आपकी किताब बेहद इंटरेस्टिंग रही है साहब। शीर्षक द्रोह काल का पथिक। उसमें एक जिक्र है आपकी प्रेम कहानी का। जेल में थे आप और आपकी पत्नी के भाई बगल में प्लेग्राउंड था, गेम खेला करते थे। बताइए एक बात सुनिए, कोई नया लव स्टोरी नहीं ना थी। अजी सुनने में अच्छा लगता है, पब्लिक जानती है, इतना प्यार करती है आपको पब्लिक प्यार करती है। पूरा लाइफ रखे हैं तो थोड़ा बताइए। मुझे ना, तो मैंने वही बात आपसे कही कि इस सवाल को करने का एक रीजन है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है। ये परिस्थितियां ये इस तरीके से है कि आप इसको समझने का प्रयास करिए कि निश्चित रूप से एक ऑल इंडिया टेनिस खेलने वाले जो राजनीति से दूर, कोई मतलब नहीं, और एक निश्चित रूप से कोई बात तो होगा, एक बड़ा जिद जो एक लंबा 3 साल के बाद उस प्यार का स्थापित होना और फिर उसके बाद इंटर रिलीजन शादी। हाँ। और दोनों आदमी सांसद रहे, दोनों आदमी का लक्ष्य बिल्कुल वो भी बिल्कुल एक सोम और एक सादगी के साथ जीने वाली लेडीज, और आज भी एक परिपक्व और वैचारिक लेडी। तो निश्चित रूप से नहीं मतलब आप तो जेल में बंद थे बांकीपुर में उस समय। लालू जी की कृपा थी, लालू जी की चली कृपा रही होगी। मैं ठीक है, आपके जुबान से निकली हुई ये बात है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक जेल में जो लड़का है जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, उसको उस परिवार के लोग अपनी बेटी देने के लिए तैयार तो कैसे? सवाल ही नहीं था ना भैया। फिर क्या सवाल था भैया? आपराधिक मुकदमे नहीं थे, छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन पहला वो था, और उसके बाद 90 के पहले तो कोई केस हम पर हुआ ही नहीं ना। 90 के बाद जो केस होने थे हुए। 90 के पहले हम पर कोई केस नहीं था भैया। आप इसको जानिए, ठीक है, जानिए, यही सच है। तो वो तो सामने में है ना। तो अब आप और आपका परिवार साथ में रह रहा है कि नहीं रह रहा है? हाँ बिल्कुल हम लोग साथ हैं। तो आपकी पत्नी ने ये क्यों कहा कि हम लोग वो लॉरेंस बिश्नोई वाला मामला, लॉरेंस बिश्नोई की घटना बहुत ज्यादा
उतावलेपन में थी। तो क्यों किया था सर आपने? नहीं, क्यों किया था, हम क्या क्या करना आप था। तो बीच में आए कि मैं बाबा से बॉम्बे आ रहा हूँ, मैंने बाबा मैं से दिखा दूंगा कितनी हिम्मत है तुम में। फिर बचपना है आप में करना, आप में बचपना कब जाएगा आप लोगों में। हमने ट्वीट किया, हम तो करते ही है, जब कोई बड़ी घटना घटती है ट्वीट हाँ। करते हैं। आज अमेरिका वाली जो इतनी बड़ी घटना घटी, नहीं तो संवैधानिक रूप से आजाद अगर आप कहेंगे हिंदुस्तान, कि सरकार इस पे एक्शन ले, वही मैंने कहा कि इसकी सरकार, रोकथाम करे, देखिए भिंडर वाला, लेकिन आप बॉम्बे जाने की बात क्यों किए थे? मैंने तो बाद में जब चैलेंज आया तब मैंने बम्बे गए। उसके बाद कई बार जाना कॉल्स वॉल्स आए आपको? सैकड़ों हजारों कॉल्स आए, हम्म अमन तो वो गैंग, तो वो गैंग, तो वो गैंग, वो कोई मेरे लिए मैटर ही नहीं है। सांप छुछुंदर सब है ये सब। आप कहते हैं कि मतलब हमें अगर सरकार से नहीं हो पाता है तो हमें चांस दे के देखो मैंने टाइप। मैंने ये सब नहीं कहता हूँ, चांस दे के देखो। मैंने कहा कि यदि मैं किसी थोड़ा की, उसको मजाकिया लहजे में कह रहा हूँ, मैंने पर क्या मैंने जरूरी था? मैंने कहा किसी की नीयत साफ नहीं है, हम्म मजबूत नहीं है, देश संविधान और सिस्टम से बड़ा कोई नहीं हो सकता। हम्म न्यायालय से बड़ी कोई एक पावर, सुपर पावर बन जाए तो वो कंट्री कमजोर होता है, जैसे भिंडर वाला या अन भी, जब भी कभी कोई चीज भी। सही बात। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ISI से जाके मिलते हैं, जो CI से मिलते हैं, हमारे ही देश का आइए। CIA से मिलते हैं। हमारे देश का एक नेता है, लंदन में अपने बर्थडे मनाना गया और 6 बार CIA से मिला है। नाम मत जानिए, सर बताइए ना। वो आम आदमी पार्टी के नेता है। राघव चड्ढा? अब वो हम नहीं जानते हैं कौन मिले। लंदन तो वही गए थे। मैं तो लंदन कौन गए थे, 6 बार मिला है, हम्म 6 बार। ये सब कुछ गवर्नमेंट में प्रूव्ड है। हम्म देश को डिस्टर्ब करने में कमी नहीं है, हमारे देश को पर गिद्ध दृष्टि है बहुत सारे लोगों को। और CI की ट्रेनिंग तो आप याद होगा अरविंद जी भी लिए हुए हैं। हम्म ये बात तो तब भी चर्चा है। तो एक बात समझिए, CI हमेशा अपनी ताकत पर जमाना चाहता है, तो और एक नया पोल खोज। आम आदमी पार्टी या ये जो नेता हैं केजरीवाल या राघव चड्ढा, ये कहीं ना कहीं CIA की दिमाग के ऊपर नहीं, है। मैंने आपको क्या कहा, हम्म ये आम आदमी पार्टी की उपज ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच का एक है। कांग्रेस को पहले खत्म करो, हम्म फिर बीजेपी खत्म करो, तो कोई ना कोई बहुत सारी बड़ी साजिश होती है। हम्म तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जी। मैं आपको सीधा बता दूं कि जब कोई लॉरेंस हो या कोई, मुझे किसी के व्यक्तिगत जीवन और किसी से कोई लेना देना नहीं, तो वो कानून तय करे क्या करना है। हमारे मित्र थे, मैंने ट्वीट किया ये सही नहीं है। उसके बाद यदि तुम हमको चैलेंज करोगे तो भैया हम कोनो कुत्ता बिल्ली या हम और तो है नहीं। सही बात। जिसको कोरोना नहीं डरा पाया, हमने कोरोना को डराया। पटना का बाहर नहीं डरा पाया, और जिसको दुनिया में आज तक कोई नहीं डरा पाया। हम तो ऊपर नीचे धरती पर किसी से डर है नहीं, और बिल्कुल साफ है, क्लियर है, ना मेरा कोई खाता है, ना बही है, ना अकाउंट है। लूट लाओ, कूट खाओ, इधर से लाओ उधर बांट दो, दुनिया को बांटते रहो, बांटते रहो, डेली बांटते रहो, बांटते रहो, बस यही तो काम है। पर हो सदन में बोलो, लाठी खाओ। इतना पैसा आप खर्चा कहाँ से करते हैं साहब? दुनिया देती है, खर्चा कर देते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे करोड़ों दोस्त करोड़ों रुपए यही आपको जितना दे रहे हैं? यही जितना लोग है, किसी से मांगेंगे 10,000 देगा, गरीब को दे देंगे। अब ये दे देंगे, अब ये कोडरमा से महावीर यादव कहीं से आया है, कहेंगे भैया हमको 20,000 रुपया दीजिए, दे देगा। 50,000 दे देगा, दे दे, बांट देंगे। हम रखेंगे नहीं, हम होटल नहीं जाते हैं। आप उठा के देख लो, कभी हम आज तक विदेश गए हैं इस संसदीय जीवन में? उठाओ तो। कभी हम संसदीय जीवन में, लोकसभा विधानसभा में, भारत में घूमने कहीं गए हैं मीटिंग में? हमको शौक नहीं है 5 स्टार 7 स्टार में जाके रहने का, नहीं जाते हैं। झुट्टो पैसा क्यों खर्चा करें? हमारा पैसा दूसरे को जाता है। हमारा पैसा दशरथ माँ जी के परिवार को इस तरह जहां जहां है 20,000 मंथली जाता है सब जगह से। अपने पर तो कोई पैसा लगता नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए साहब, काफ़ी समय दिया आपने। और धन्यवाद। साथ साथ में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि NMF न्यूज़ के लिए, उनके दर्शकों के लिए थोड़ा सा कुछ कहें तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या बोलें भैया, आप ही बताओ। सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। मैं आया हूँ इस चैनल में, उसके लिए कहिए कुछ। मैं इतना कह सकता हूँ हम्म कि कोई भी पॉडकास्ट हो या चैनल हो या सोशल मीडिया हो, अपनी व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या कोई ऐसी बात ना कभी करें
जो डेमोक्रेसी के लिए, समाज के लिए, विचारधारा के लिए ये चीज मैं कहीं और कभी नहीं खतरा करता। हो जाए, जनता हमेशा उसको सब्सक्राइब भी करे, उसके साथ खड़े हो, जो जनता की आवाज बने और इस देश के संविधान और इस देश के गरीब और आम आदमी के लिए साथ खड़े हो। इसके लिए जो हमारा आप आए, आप आज ज्वाइन की और पहला आप पॉडकास्ट एक सेवक से एक वर्कर का आपने पॉडकास्ट किया है, इसके लिए पूरी टीम को धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया।